नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं भौतिक विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। और दोस्तों ये इस चैप्टर की तीसरी क्लास है और आज भी हम दूसरी क्लास की तरह ही इसके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले एक एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आगामी परीक्षाओं जैसे कि रेलवे NTPC, ग्रुप डी, जूनियर एडेड वैकेंसी, रीट के एग्जाम और अन्य एग्जाम जहाँ पर साइंस को पूछा जा रहा है वहां पर इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और 5 सेकंड के बाद उस पर ब्रेक लगा दिया जाता है तो उस कार पर आरोपित मंदन क्या होगा। तो दोस्तों हमने इसकी पहली क्लास में मंदन, वेग, गति के समीकरण जैसी चीज़ों को जो बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर से जुड़ी हुई उनको पढ़ लिया था। बाकी दूसरी क्लास और आज की तीसरी क्लास में भी हम इसके न्यूमेरिकल पर ही काम करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर है दोस्तों हमें u की वैल्यू दी है, समय t की वैल्यू दी है और v की वैल्यू दी है और हमसे मंदन बल पूछ लिया दोस्तों। सॉरी, आरोपित मंदन क्या है। मंदन मतलब त्वरण। ठीक है, देखिए त्वरण और मंदन की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा बराबर होती हैं, बस केवल साइन का फ़र्क है। त्वरण को हम पॉजिटिव लेते हैं और मंदन को हम नेगेटिव लेते हैं। यदि समय के साथ वेग घट रहा हो तो मंदन कहलाता है, यदि समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन पॉजिटिव हो यानी कि वेग बढ़ रहा हो तो दोस्तों त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पर हमसे मंदन पूछा है। बाकी फार्मूला त्वरण का और मंदन का क्या है हमने पढ़ा हुआ है कि भाई A बराबर V - KU/T। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से अपनी शुरुआत कर रहे हैं, फिर लेवल को बढ़ाएंगे थोड़ा। तो भाई साहब ये दिया है। अब u क्या है प्रारंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग और t क्या है समय। ठीक है, अब ये कहते हैं कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और 5 सेकंड बाद उस पर ब्रेक लगा दिया जाता है। जब किसी पिंड को, किसी कण को, किसी वाहन को यदि हम ब्रेक लगा के रोक देते हैं दोस्तों तो क्या उसका अंतिम वेग शून्य नहीं हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी किसी पिंड को या किसी वाहन को, कार को, जैसे भी ये बोलेगा, उसको ब्रेक लगा के रोक दिया जाए, उस स्थिति में उसका अंतिम वेग हमेशा हमने शून्य लेना है। और प्रारंभिक वेग यानी कि वो जिस वेग से वो चली आ रही है वो क्या था दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब चूंकि क्या है कि समय सेकंड में है तो हम इसको यहाँ पर 72 नहीं रखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले से इस वेग को भी, u की वैल्यू को भी आप मीटर प्रति सेकंड में यानी कि 72 को आप 5/18 से गुना कीजिएगा और यहाँ से वेग आपका किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं बल्कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 18 चौक 72 और 4 पंजे 20 यानी कि u बराबर 20 आ गया। और दोस्तों हमने यहाँ पर रख लिया। t कितना है भाई साहब, t दिया है 5 सेकंड में, तो a बराबर हो गया -20/5 यानी कि -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मंदन हमें ना निगेटिव लेना है, निगेटिव साइन मंदन के लिए। तो बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहते हैं एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 1200 किलोग्राम है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, उसे ब्रेक लगाकर 80 मिनट में विराम अवस्था में ला दिया जाता है, मंदन बल ज्ञात कीजिए। यानी कि पिछले क्वेश्चन से एक स्टेप और आगे बढ़ना है। कैसे? सबसे पहले दोस्तों हमें मंदन ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोस्तों मंदन बल निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास मंदन होना चाहिए और मंदन का फार्मूला तो अभी हमने पढ़ा है, A बराबर V - KU/T। ठीक है भाई, ब्रेक लगा के इसका अंतिम वेग शून्य कर दिया गया यानी कि v की वैल्यू 0 रख देंगे। u यदि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वो गतिमान है यानी कि u की वैल्यू 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमने 5/18 से पिछले क्वेश्चन की तरह गुना करेंगे तो ये 20 आ जाएगा भाई। ठीक, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू दे रहे हैं कि 80 मिनट में विराम अवस्था में पहुंच जाती है। 80 मिनट का मतलब दोस्तों 80 मिनट को आप 60 से गुना और कीजिएगा। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने वेग मीटर प्रति सेकंड में लेना है। जब चाल को यानी कि u की वैल्यू हम मीटर प्रति सेकंड में ला गए हैं तो दोस्तों इसका मतलब हमने समय को भी हम 80 मिनट को 60 से गुना करके सेकंड में चेंज करेंगे। एक 0 से 0 कटेगी यानी कि मंदन की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई साहब -2/8×48। ये समझ पा रहे हैं आप बात। और सॉल्व कर लीजिएगा इसको, बराबर -1/240 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, आई होप इस बात को आप समझ पाए। देखिए ये सब था, 0 से 0 कटती है, -2/8×48 480, फिर 2 से और काट दीजिएगा, -1/240 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मंदन बल पूछा है। अब मंदन बल का मतलब भाई साहब हम जानते हैं बराबर ma।
ठीक। F बराबर m की वैल्यू कितनी है 1200 किलोग्राम और a की वैल्यू कितनी लाए हैं अभी अभी हम -1/240। ठीक। अब 0 से 0 कट जाता है दोस्तों, कितना बचता है F बराबर 24 पंजे 120 -5 न्यूटन। ठीक। F की वैल्यू आ गई -5 न्यूटन, यानी कि मंदन बल हमारे लिए 5 न्यूटन आ गया। देखिए 0 से 0 कटता है, यहाँ पर 120 और यहाँ पर 24, तो 24 पंजे 120 और 5 एकम 5, यानी कि जो मंदन बल है वो 5 न्यूटन आया है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वायुयान धवन पथ से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विराम स्थल से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से आगे बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धवन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यानी कि धवन पथ की लंबाई पूछिए, s पूछे है दोस्तों हमसे। तो s कैसे निकाल सकते हैं हम गति के दूसरे समीकरण से, यानी कि s बराबर ut प्लस के हाफ at स्क्वायर। क्यों? धवन पथ दोस्तों ये गति कैसी है, क्षैतिज गति है। अगर ऊर्ध्वाधर गति होती तो कैसे हम a की जगह हम g लगा रहे होते, यानी कि गुरुत्व त्वरण का जिक्र हम कर रहे होते। लेकिन फिलहाल जो है ये क्षैतिज गति की बात हो रही है। लेकिन हम निकाल तो पाएंगे, हम धवन पथ की लंबाई जो निकाल लेंगे, लेकिन दोस्तों हमारे पास t तो नहीं है अभी। अब t कहाँ से लाएं? उसके लिए हम गति का पहले समीकरण का यूज करते हैं कि v बराबर u प्लस के at। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हाँ, तुम्हारे पास u, v और t दोस्तों, t यहाँ से निकल जाएगा, a भी आपके पास है। अब कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ दी है और किसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखिए पिछले क्वेश्चन में, यानी कि दूसरे और पहले क्वेश्चन में क्या था, ब्रेक लगा था दोस्तों। किसी कार के ब्रेक लगने से वो रुक गई थी, तो उस स्थिति में उसका प्रारंभिक वेग तो दिया था और वेग ब्रेक लगने से वो जब रुकी थी तो उसका अंतिम वेग क्या हो गया था, 0। लेकिन यहाँ पर उसका उलट है। ये कहते हैं दोस्तों उसका वेग प्रारंभिक वेग तो उसका 0 है। क्यों? क्योंकि वो विराम अवस्था में रुकी हुई है। वो जो वाहन क्या है, वायुयान है, वो अपनी विराम अवस्था में है, यानी कि उस स्थिति में उसका प्रारंभिक वेग 0 है और जिस वेग से वो आगे बढ़ रहा है वो वेग, अंतिम वेग उसका 100 हमें दिया हुआ है। बात करते हैं a की, त्वरण की, तो वो दोस्तों 10 हमें दिया है। यहाँ से हमें समय पता चल जाएगा, यानी कि ये क्या हुआ, 100 बराबर 10t। ठीक है, 10 × 100 यानी कि t बराबर का क्या आ गया, 10 सेकंड। ठीक है, ये 10 सेकंड क्या है, यानी कि 10 सेकंड वो समय है जिससे ये अपेक्षित अपना वेग प्राप्त कर लेगा। ये कह रहे हैं ना, अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए कितना समय, तो 10 सेकंड का समय। और अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धवन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वो गति के दूसरे समीकरण से प्राप्त करेंगे। करते हैं चलिए। s बराबर u की वैल्यू तो हमें 0 है दोस्तों, क्योंकि विराम अवस्था से ये रुकी खड़ी थी, ये विश्राम स्थल से आगे बढ़ी है। तो देखिएगा u बराबर तो 0, t की वैल्यू हालांकि हमने फाइंड की है और ना भी लिखते तो चल जाता, क्योंकि ये टर्म तो हमारी 0 हो जानी है। प्लस के 1/2, a की वैल्यू 10 है और t की वैल्यू भी क्या है, 10 सेकंड। और a की वैल्यू a क्या है, त्वरण है, वो वहाँ से हमने यहाँ पे रख लिया त्वरण की वैल्यू। तो भाई साहब t की वैल्यू 10 है, 10 का वर्ग भी करके लिख देंगे, 7 × 7 = 100। ये कितना होगा, 2 पंजे 10। तो s बराबर कितना, ये सब तो 0 हो गया दोस्तों। क्या हुआ, 5 की गुना 100 से करेंगे तो 500 मीटर। यानी कि जो हमसे पूछा गया था कि बताइएगा अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धवन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो हमारा सही आंसर 500 मीटर होना चाहिए। इस प्रकार के ऑप्शन हमें दिए होंगे, 300 मीटर, 400 मीटर, 500, 600, तो हम 500 मीटर पे टिक कर देंगे। उसके लिए हमें गति के समीकरणों का प्रयोग करने आना चाहिए। इन एप्लीकेशंस पर हमने काम किया हो, हमें पता हो कि हमें क्या गिवन है और क्या हमने फाइंड करना है, तो बस हम ऐसे क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंची एक इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रेक्षित किया जाता है, वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी। दोस्तों दूसरी क्लास में हमने इसकी पढ़ा था कि जब किसी वस्तु, किसी गेंद, किसी कण या पिंड को हम क्षैतिज ऐसे गिरे, अनुप्रस्थ दिशा में यानी कि सीधे ऐसे गिरे, तो उस स्थिति में वो कितने समय में धरातल पर पहुंचेगी, वो बॉल कितने समय में धरातल से टकराएगी। ऐसे क्वेश्चन कुछ हमने किए हैं। तो दोस्तों इस स्थिति में जब हमने उस गेंद को, उस पिंड को, उस वस्तु को ऐसे पकड़ा हुआ था तो वो विराम अवस्था में थी। विराम अवस्था में थी, इसका मतलब u की वैल्यू वहाँ पर क्या थी, 0। और बाद में हमने उसको ऐसे छोड़ दिया तो वो किसी वेग से नीचे जाके टकराई, वो उसका अंतिम वेग होगा जिससे वो धरातल से टकराएगी। लेकिन जब हमने किसी वस्तु को छत से या किसी दोस्तों पहाड़ की चोटी पर, किसी मीनार की चोटी पर ऐसे पकड़ा होता है, उस स्थिति में u की वैल्यू क्या होती है,
शून्य, यानी कि प्रारंभिक वेग उसका शून्य, क्योंकि वो विराम अवस्था में होती है। तो बस समझते हैं दोस्तों कितने समय में। अच्छा, h बराबर हम जानते हैं गति का दूसरा समीकरण ut प्लस के हाफ GT²। और दोस्तों गति भी कैसी है, गुरुत्व के अनुकूल है, मतलब हम नीचे को छोड़े हैं, जी की वैल्यू भी नीचे को काम करती है और हम वस्तु को भी नीचे गिरा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा निशान आएगा, प्लस के। हाँ, किसी गेंद को हम ऊपर की ओर फेंक रहे होते तब उस स्थिति में यहाँ पर क्या आता, माइनस आता, तब जी जो है निगेटिव होते। अब देखिएगा दोस्तों ऊंचाई कितनी है, 19.6 मीटर। u की वैल्यू तो शून्य है, जब u की वैल्यू शून्य है तो t की वैल्यू भी शून्य हो जाएगी ऑटोमेटिक ही दोस्तों। प्लस 1/2 जी की वैल्यू कैसे, जी की वैल्यू या तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में दी होगी कि भाई 9.8 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 या 10 दी होगी, या फिर अपनी सुविधा के अनुसार रख लेते हैं। तो हम क्या रख लें दोस्तों इस बार 9.8 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। और चूंकि टी हमने निकालना है, ये पूछ रहे हैं कि बताओ धरातल तक पहुँचने में कितना समय लेगी, तो टी को ऐसे छोड़ देंगे। ये हम क्या देख पा रहे हैं 19.6 बराबर 2 से काटेगा इसको, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 चौक 8 और 2 नंबर 18, यानी कि हो गया दोस्तों 4.9 T², है ना। अब T² की वैल्यू निकालने के लिए 4.9 इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि T² बराबर हो जाएगा 19.6 के बटे में 4.9। एक अंक बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक बाद ही हट जाएगा, ये हो जाएगा 196 के बटे में 49। ठीक है, हम देख पा रहे हैं दोस्तों 49 चौका कितने होते हैं 196, यानी कि पूरा 4 बन गया इसका टेबल 49 का। तो T² बराबर क्या हो गया अब 4, यानी कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि T बराबर हो गया 2, क्योंकि स्क्वायर जाके वर्गमूल बनेगा 4 के ऊपर और क्या बाहर आ जाएगा 2 सेकेंड। ठीक, 2 सेकंड में ये घटना हो जाएगी, यानी कि 2 सेकंड में वह गेंद धरातल से टकरा जाएगी। तो बस इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा दोस्तों वेग समय ग्राफ पर आधारित एक क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हमें क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों दिया है, दिए गए वेग समय ग्राफ में 12 सेकंड में वस्तु का विस्थापन ज्ञात करें। कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखेगा, ये संख्याएं चेंज हो सकती हैं लेकिन करने का तरीका दोस्तों सेम रहने वाला है। कैसे, चलिएगा 12 सेकंड में वस्तु का विस्थापन, यानी कि ये जो क्षैतिज लाइन दोस्तों हमें दी गई है ये वाली, ये किसको डिपेंड करी, किसको रिप्रेजेंट करी है, समय को। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन दिखी है तो ये दोस्तों वेग को दर्शा रही है। अब हमने क्या दिखाया है, हमसे पूछा गया कि भाई 12वें सेकंड पर, यानी कि 12 सेकंड में वस्तु का विस्थापन, वस्तु कहाँ चली जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूरी क्या है, यहाँ से लेकर ये दूरी दोस्तों ये ओरिजिन है, यानी कि यहाँ से जब वस्तु ने चलना शुरू किया होगा तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में होगी, यानी कि रुकी होगी, विराम अवस्था में होगी। तो u की वैल्यू तो यहाँ पर शून्य होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर उसका अंतिम वेग होता है, तो अंतिम वेग दोस्तों दिया गया है 40। देखिए वस्तु ने यहाँ से चलना शुरू किया तो u की वैल्यू शून्य है, और अंतिम वेग जब वो पहुंची तो उसका अंतिम वेग क्या था 40 था, और समय कितना था 12 सेकंड में। तो दोस्तों ये वाली दूरी हमसे पूछी गई कि बताइएगा ये दूरी कितनी है। ठीक है, इसका विस्थापन हमसे पूछा है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, गति के दूसरे समीकरण को, s बराबर ut प्लस के हाफ at²। ठीक है, हमारे पास दोस्तों वेग भी है, अंतिम वेग भी है, अंतिम समय भी है, हमारे पास प्रारंभिक वेग भी है, लेकिन त्वरण तो नहीं है ना। तो सबसे पहले त्वरण ज्ञात करते हैं, और त्वरण के लिए हम लगाते हैं दोस्तों गति का पहला समीकरण, यानी कि v बराबर, या सीधा लगाइएगा, a बराबर v माइनस के u अपॉन t। ठीक, a बराबर v क्या है दोस्तों, अंतिम वेग, अंतिम वेग क्या है 40, प्रारंभिक वेग क्या है शून्य। शून्य क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर विराम अवस्था में था, ये कण, ये वस्तु, ये पिंड यहाँ पर विराम अवस्था में था, रुका हुआ था, तो इसलिए इसका प्रारंभिक वेग शून्य है। समय कितना है दोस्तों 12वें सेकंड पर। ठीक है ना, हमसे पूछा है कि 12 सेकंड बाद, तो हम देख पा रहे हैं भाई साहब 40 के बटे में 12 आ गया, यानी कि 40/12। अब इसको कौन से टेबल से, हम 4 के टेबल से, 4 × 40 और 4 × 12, 10/3 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ये किसकी वैल्यू आई, त्वरण की वैल्यू आई। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं और हमें विस्थापन ज्ञात हो जाएगा। तो s बराबर u की वैल्यू तो शून्य है, और t से गुना करेंगे, t की वैल्यू यहाँ से रखेंगे भी दोस्तों हम 12, तो भी है पूरा टर्म क्या हो जाना है 0 हो जाना है। तो हमने समय बचाना है अपना, बस इसको लिखते ही नहीं है। तो क्या बचा 1/2, त्वरण की वैल्यू क्या लाए अभी भाई साहब हम 10/3। ठीक, समय t बराबर हमें दिया है 12वें सेकंड में, तो t की वैल्यू हम रख लेंगे 12, और चूंकि 12 का वर्ग और t का स्क्वायर हो रहा है तो हम 12 का वर्ग करेंगे और 144 लिख देंगे डायरेक्ट। आप समझ पा रहे हैं, देखिएगा 2 × 5 = 10, 3 से काटेगा इसको,
3 चौक 12, 2 बचे 24 हो गया, 3 अट्ठे 24। S बराबर कितना हो गया भाई साहब 48 पंजे, चूँकि 24 पंजे 120 होता है इसलिए 48 पंजे 240 मीटर। इस वस्तु, इस पिंड, इस कण का जो विस्थापन है O से लेकर इस पॉइंट चलिएगा N बोल दिया, ये ON कितना निकल के आया दोस्तों 240 मीटर निकल के आया। ठीक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए तो हम कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ करते हुए पहले 5 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 के समान त्वरण से चलती है और अगले 5 सेकंड में समान वेग से चलती है, तो इस 10 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जितने क्वेश्चन आपने अब तक पढ़े उनसे कहीं ना कहीं इसका लेवल ऊपर है। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिएगा ये पथ की कुल लंबाई है, यहाँ से इस वस्तु ने चलना स्टार्ट किया होगा और दोस्तों 5 सेकंड में, ये पहले 5 सेकंड में, चलिए यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, पहला 5 सेकंड में ये इस बिंदु M तक पहुँच गई होगी, मान लो मिड पॉइंट M है। उसके बाद अगले 5 सेकंड में दोस्तों ये अपनी जगह पहुँच गई होगी। पहले 5 सेकंड में चली गई दूरी S1 और बाद की दूरी S2, ठीक है ना, यानी कि कुल दूरी हो गई हमारी S1 प्लस के S2। इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया A से और B तक इसको जाना है, ठीक है ना, तो कुल दूरी यही पूछा है हमसे। पहले 5 सेकंड में चले गए ये AM और फिर MB। अब दोस्तों जब यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया होगा तब उस स्थिति में क्या बात रही होगी, इसका प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा 0, ठीक है, और समय तो दोस्तों 5 सेकंड दिया है। त्वरण दोस्तों, त्वरण की वैल्यू भी दी है। हमसे चली गई दूरी, तो चली गई दूरी होती है S बराबर UT प्लस के हाफ AT स्क्वायर। S बराबर यानी कि S1, U की वैल्यू तो 0 है। जब कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करती है तब उस स्थिति में U की वैल्यू 0 होती है, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 0 रख लिया, ये पोर्शन पूरा 0 हो गया। प्लस के 1/2 त्वरण की वैल्यू क्या दी है दोस्तों, पहले 5 सेकंड में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पहला हाफ, फर्स्ट हाफ, ये पहला 5 सेकंड, त्वरण की वैल्यू दी है 2 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। चलिए रख देंगे, A की वैल्यू 2 रख दिया हमने। न्यूमेरिकल वैल्यू, मात्रक नहीं रखते, बस केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं, यानी कि 2। T की वैल्यू कितनी है दोस्तों, पहले 5 सेकंड की बात हो रही है, T की वैल्यू 5 और 5 का वर्ग यहाँ पर सीधा सीधा हमने कितना रख दिया, 25 रख दिया, ठीक है। अब हम 2 से 2 कटता हुआ देख रहे हैं, तो S1 कितना है दोस्तों 25 मीटर, यानी कि फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस आई A से लेके M तक, जो किसने पहले 5 सेकंड में दूरी तय की है, वो 25 मीटर है। अगली स्थिति में देखते हैं यहाँ से, यहाँ पर क्या स्थिति बनती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। अब जब हम ये मध्य बिंदु पर पहुँच गई ये वस्तु, और ये मध्य बिंदु पर पहुँचने से क्या परिवर्तन आया, यहाँ पर कहते हैं दोस्तों अगले 5 सेकंड में समान वेग से चलती है, समान वेग। अब जब समान वेग से चलती है, अगर जब समान वेग से चलने की बात आए तब तक त्वरण 0 हो जाता है, यानी कि A की वैल्यू भाई साहब यहाँ पर क्या हो गई, 0 हो गई। अरे भाई जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा, जब वेग ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, तो त्वरण तो ऑटोमेटिक ही नहीं 0 हो जाना है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। वेग यदि लगातार घट रहा हो तो मंदन कहलाता है, वेग लगातार बढ़ रहा हो तो त्वरण कहलाता है। अब यहाँ तो ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, कह रहे हैं कि भैया अगले 5 सेकंड में समान वेग से चलती है। जब समान वेग की बात आ जाए तो समझो त्वरण 0 हो गया, ठीक। तो अब हम इसकी सेकंड हाफ दूरी देखते हैं, यानी कि M से लेके B तक देखते हैं, ये कैसे निकलेगी। ये भी यही गति का दूसरा समीकरण, S बराबर UT प्लस के हाफ AT स्क्वायर। अब हमने दोस्तों पहले ही देख लिया यहाँ पर कि भाई त्वरण की वैल्यू तो 0 आ गई, लेकिन हमने U देखना है, U क्या आएगा, वेग क्या आएगा। तो S बराबर U की वैल्यू, U कैसे निकल के आएगा भाई साहब, देखिए गति का ये यहाँ पर U की वैल्यू हम यहाँ अलग से निकालना फाइंड कर रहे हैं। V बराबर U प्लस के AT, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से जो वस्तु चलने स्टार्ट हुई थी उसके लिए वास्तव में जो प्रारंभिक वेग है वो लगातार वेग एक जैसा है अब, ठीक है ना, यानी कि v। तो इस वस्तु ने यहाँ से 0 से चलना स्टार्ट किया था, हाँ 0 रख दिया। A की वैल्यू कितनी थी दोस्तों 2, और समय कितना था, अगले 5 सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है, यानी कि 5। तो v बराबर क्या हो गया दोस्तों, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये अंतिम वेग है। अंतिम वेग मतलब अरे भैया यही तो प्रारंभिक वेग था, उसके बाद तो ये 10 की स्पीड से आगे बढ़ रही है,
ठीक है ना। ये फर्स्ट हाफ में भी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गई है और यहाँ भी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गई। यहाँ से इसने हाथ शून्य से चलना स्टार्ट किया है, वो हमने गति के पहले समीकरण से इस्तेमाल कर लिया। तो देखिए कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो आपने v की वैल्यू निकाल ली आप u की जगह। इस स्थिति में u और v एक जैसे ही हैं। हाँ, u यहाँ पर शून्य था, यहाँ जाके जो दोस्तों ये v ही u का काम कर रहा है, v u बन गया। तो बस हम u की जगह क्या रख लें हम दोस्तों, रख सकते हैं हम 10, भाई यहाँ से निकाल तो लिया, और t की जगह क्या रख सकते हैं हम 5, क्योंकि 5 सेकंड बाद अगले 5 सेकंड में, ठीक है ना, 5 सेकंड ये लिखा है मैंने, 5 सेकंड प्लस के 1/2। भाई त्वरण की वैल्यू तो शून्य हो गई। जब वेग घट रहा है ना बढ़ रहा है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वेग परिवर्तन हो नहीं रहा तो a की वैल्यू तो शून्य आ गई। t की वैल्यू कितनी रखेंगे दोस्तों 25। भाई हम जानते हैं कि t की वैल्यू 5 है, t का मान 5 है, तो 5 का वर्ग 25, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, 0 से गुना होके ये पूरा टर्म 0 हो जाने वाला है। तो S2 कितना निकल के आया दोस्तों हमारे लिए, S2 निकल के आया 50 मीटर। यानी कि ये दूरी जो यहाँ से पहले हाफ में, यानी कि पहले 5 सेकंड में चली गई दूरी कितनी थी, निकाल के लाए हम 25 मीटर, और दूसरे 5 सेकंड में दोस्तों ये दूरी कितनी निकाल के लाए हम 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकाल गए, TD बराबर कितनी हुई 25 प्लस के 50 बराबर 75 मीटर। यही हमसे पूछा था कि बताइए इस 10 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी है, तो 75 मीटर है। आई होप इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया। वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में इसके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप किसी भी बुक से इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को ढूंढिएगा और उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। और यदि सब कुछ आज का हमें जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उस स्थिति में यदि आप चैनल पर नए हैं आप दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए आपको अगले क्लास में मिलते हैं।